खाला तो रात ही चली गई थी और अब अगले दिन की भी दोपहर हो गए थे। वो कमरे से निकली और किसी को भी देखे बगैर बाहर निकल आए। उसकी नज़र दरवाजे पर बंधे कुत्ते पर पड़ी, जो पहले तो आराम से खड़ा था, फिर वानिया को देखकर ही भौंकना शुरू कर दिया। हालांकि वो कहाँ थी और कुत्ता खुद दरवाजे के पास ना जाने बंधा भी हुआ था या नहीं। आज तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। कुत्ते को मैं नजर आ गई और भौंकना शुरू कर दिया। भाई मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया? वो बंगले के पिछले हिस्से में गई और वहां से तकरीबन 5 किलो का बड़ा सा पत्थर उठा लाए। फिर वापस आ गए और 2 किलो का लेकर वापस आ गए। उसके बाद 2 छोटे छोटे, जिनमें एक तो कंकर ही था। अब देख तू कहाँ जाता है, अब तो डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा। वो दूर से ही कुत्ते को उंगली दिखाकर वार्न करने लगे। फिर इर्द गिर्द देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसकी नजर कैमरे पर गई। ओह शाबाश, यहाँ कैमरे भी नस्ब है। वाह भाई, मेरे ननिहाल वाले तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। खैर, वहां कौन सा कोई मुझे देख रहा होगा। जरा सी एक तरफ हो जाती हूँ। 2 कैमरे तो मेरे ही सर पर लगाए हुए हैं। अब किससे छुपूं? कोई नहीं वानिया, इस कुत्ते को कुछ हुआ है, नाम तो तुम्हारा ही आएगा। क्यों ना सबूत भी दे दिया जाए। वो मन ही मन में खुद को तसल्ली देकर पत्थर की तरफ झुके। बड़ा सा पत्थर जब उठाया तो उसका सांस फूलने लगा। इसे मैं कहाँ यहां से मार सकती हूँ? इससे तो पास जाकर गिराना चाहिए। वो खुद से ही बातें करती पत्थर को नीचे रख गए। गहरे सांस लेकर वो बारी बारी उन तीनों को भी उठाकर खड़ी हो गए। 2 को तो पत्थर रख दिया। अब उसके हाथ में छोटा सा कंकर रह गया था। इससे निशाना ठीक लगेगा। उसने कुत्ते का निशाना बांधा। कुत्ता खामोश खड़ा था। क्या मारना बेचारे को, इसने कौन सा कुछ कहा है? बेचारा कितना वफादार होता है। मैं नहीं मारूंगी। बेचारा भले जितना भी भौंक रहा हो, मगर बेजुबान तो है ना। खुद से ही बोलती वो पलटी तो सामने ही आसाम सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। वो एकदम उछलकर पीछे हुए। तुम मेरा मतलब है, क्या हो रहा है यहाँ? वो अपनी घबराहट पर काबू पाने लगे। आसाम मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? तुम यहाँ कौन से कारनामे कर रही हो मोहतरमा? कुछ भी तो नहीं। मैंने क्या करना है यहाँ? उसने हाथ में पकड़ा कंकर भी फेंक दिया। वो जिसे तुम मारने की कोशिश कर रही थी, वो? मैंने कब कोशिश की? हाँ, कोशिश की थी, मगर मारा तो नहीं। बात तो पूरी सुन लो। आसाम ने हाथ का इशारा करते उसे ठहरने को कहा, तो वो मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। वो कुत्ता खुला हुआ है। अगर वो तुम्हें देख लेता तो जहां तुम उसे भेजना चाहती थी वहां तुम होते, और शायद तुम जिंदा नहीं। उसने आसाम की बात पर खौफ से कुत्ते की तरफ देखा, जो वाकई खुला हुआ था। हाँ, मैं क्या करने वाली थी? तुम वो छोड़ो, अब तुम ये करने वाली हो कि ये पत्थर जहां से लाई हो वहां रख कर आओगी। मुझसे नहीं उठाए जाते। वानिया ने अपने बाजू दबाते अदाकारी के। लाए जाते थे, जल्दी से रख कर आओ। हम सफाई पसंद लोग हैं, ये गंदगी डालने का शौक नहीं है। सफाई पसंद? पहली बात, आप मुंह से ये अल्फाज ना अदा करें, क्योंकि ये पिछले हिस्से में पड़े थे। वहां और भी कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, आपने ये जो ड्राउनी मूछें रखी हुई हैं, इनके वक्त नफासत कहाँ गई थी? कसम से इस घर के फर्द तो कहीं से मालूम नहीं हो रहे। वानिया बात पेट में रख ही ना लेती, झट उसके मुंह पर ही कहते। आसाम को जरा गुस्सा भी आया कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि उसके हुलिये पर बात करने की, मगर खुद के गुस्से पर जब्त करता वहां से चला गया। क्या मुंह मारी करता उस लड़की से जिसकी जुबान ही कई गज लंबे थे। वानिया ने हैरत से उसे जाते देखा, फिर कंधे उचकाकर अंदर चले गए। इधर आओ वानिया, कहाँ जा रही हो? पहले भी तुम बाहर चले गए। वो हाल में दाखिल हुई और उसका रुख सीढ़ियों की तरफ ही था जब अदीबा बेगम ने उसे आवाज दी। मॉम, कमरे में ही जा रही थी, क्या हुआ? कोई बात करनी थी?
वो उनकी तरफ बढ़ी और तायराना निगाह सब अफराद पर डाले। औरतों के बीच बिलाल भी बैठा हुआ था, जो कि रेहाम के साथ ही था, और दोनों बिलाल के फ़ोन पर ही कुछ देख रहे थे। ये तुमने मुलाजिमा से क्या कहा है? मैंने उसे उसकी काम चोरी याद दिलाई है, जो दिखाकर वो इस घर में मुलाजिमा की हैसियत से काम कर रही है, वरना वो अच्छा खासा अपना कमा सकती थी। उसने बिना किसी का लिहाज किए सारी बात कही। सारी औरतों का अपना माथा पीटने को दिल चाहा। अदीबा, ये मेरे घर के मुलाजिमों को भगा कर ही जाएगी, नानी ने अपना दुखड़ा कहा। तो नानी आप भी कह रही थी कि वानिया को लेकर आना, अब इतनी जल्दी भी उकता गई? वानिया उनके पास ही बैठ गई। मैं उकताई नहीं हूं, ना जाने हर वक्त तुम फजूल सोचें सोचकर अपने दिमाग में हमारे लिए कौन सा कीमियाई मादा बना रही हो। अगर सच बताऊं सोच रही हूं, काश मैं नानी की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आते और अब वहां सुकून से बैठे होते, अपनी दोस्त से मिलती और रेहाम जैसी बेवफा से तो पाला न पड़ता, जो अपनी मस्ती में फिर रही है, जरा कजन का ख्याल नहीं। उसने दोनों को ही घसीट लिया। रेहाम ने चौंक कर उसे देखा, जो इत्मीनान से बैठी छत को घूर रही थी, और नानी ये सोच रही थी कि इस दौर में तो वो कभी भी उससे नहीं निमट सकती। मैंने कब बेवफाई की? रेहाम को अपनी फिक्र लाहक हुई। मुझसे पूछ रही हो? 2 लड़कियां आ गईं और तुमने उन दोनों के साथ, और मैं इतनी दूर से आई हूं, उसका ख्याल ही नहीं। बस सारा मामला ही अहमियत का है। अदीबा बेगम ने कहा तो वो अपनी माँ की तरफ भी मुतवज्जो हो गए। मॉम, आप और डैड दोनों वैसे ही बदल गए। अब तो मुझे यकीन हो गया कि हाँ, मैं यतीम खाने से उठाई गई हूँ। वो नजरें घुमाकर सोफे की पुश्त से टेक लगा गए। उसकी आमद से पहले सब सुकून से बैठे थे। उसके आते ही सब उलझन में पड़ गए। बिलाल ने रेहाम को बाजू खींचकर उसे मोबाइल की तरफ मुतवज्जा किया। बाकी दोनों भी बोल ना सके और वो भी अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। दोपहर से शाम हो गई, वो वहीं बैठे रहे, बिना परवाह के कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस वो थी और मोबाइल। अब वक्त गुजारी के लिए मोबाइल ही अच्छा था। वो हर वक्त मोबाइल में ही घुसे रहते और कमरे में ही रहते। उसे तहम्मुल से किसी से भी बात करनी नहीं आती थी। बस वो लड़ाई के मूड में ही रहते। पुरसुकून जिंदगी गुजारने के राज। अचानक उसके सामने एक वीडियो आए। वो देखना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर देखने लगे, जहां एक आदमी बोल रहा था, पुरसुकून जिंदगी गुजारने के राजों में से एक राज ये भी है कि हर वक्त गुस्से में ना रहा करें। अपने इर्द गिर्द हर किसी को अपना दुश्मन मत समझें। अपने आप को भी मुस्बत रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। लोगों से बिला वजह मत उलझा करें, वरना कभी आप पर उलझना भारी भी पड़ सकता है। यकदम उसके दिमाग में आसाम का चेहरा घूमा। हाय, वो तो वाकई दिखने में भी गुंडा ही लगता है। कहीं सच में ही मेरे बिला वजह उलझने पर वो कोई कारनामा ही ना करता। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और अपने अंदाज में ठहराव पैदा करें। वो आदमी बोल रहा था। वानिया ने मोबाइल ही बंद करके एक तरफ रख दिया। राज तो क्या बताने, आम सी बातों के साथ डरा रहा है। वो गुस्से से मोबाइल को घूरती लेट गए। लेकिन बात तो ठीक कह रहा है, मुझे अपने अंदाज में ठहराव पैदा करना होगा। जब मैं इतनी लंबी जुबान चलाऊंगी तो फिर कैसे कोई मेरा ख्याल करेगा। मुझे खुद को ही अच्छा बनाना होगा, क्योंकि अब इस मोबाइल को देख देख कर तो मज़ीद 26 दिन नहीं गुजार सकती ना। मुझे इर्द गिर्द की सैर करनी चाहिए और यादें बनानी चाहिए। वो सोचकर आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वो फौरन ही अपने अंदर ठहराव नहीं ला सकते थे। उसे अभी तो दोपहर की नींद पूरी करनी थी। वो शाम को नीचे आई तो कोई कहाँ जा रहा था तो कोई वहाँ बैठा हुआ था, और उनमें से उनकी नानी भी थी और वालिदैन नजर ही नहीं आ रहे थे। वो नानी के पास आई और सलाम करती उनके पास बैठ गए। नानी ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। मॉम डैड कहाँ है नानी? उसने पहला सवाल ही यही किया। ना तू ये बता, ये मॉम डैड क्या होता है? अम्मी अबू कहा कर। नानी, मुझसे नहीं कहा जाता।
आप लोगों ने भी तो अपना इतना कुछ बदला है, तो फिर ये नाम भी सुन लें। बात को समझा कर वानिया ऐसे ही बहस करती रहेगी तो जिंदगी में क्या सीखेगी। नानी ने उसे प्यार से समझाना शुरू किया तो वो खामोशी से उन्हें सुनने लगे। देख, हमने अपने तौर तरीके तो नहीं बदले ना, और अगर मुल्क बदल लिया तुमने तो फिर इसका मतलब है तुम अपना ननिहाल भी वहीं से लोगी क्या? नहीं नानी, वो उनके कंधे पर सर रख कर बैठ गए। उसके दिल में सुकून सा उतरने लगा। नहीं ना, तो फिर अपने तौर तरीके और रहन सहन भी नहीं बदला जाता। हर किसी से तहम्मुल से मिलाकर, लोगों के दरमियान रहा कर। तेरी बहनें हैं, उनसे बात किया कर। यहाँ फसलें हैं, वहां चली जाया कर। और साथ ही तो शहर है, जब दिल किया करे वहीं घूम आया कर। बस जो भी कर, लेकिन इस फोन पर ज्यादा नजरें ना लगाया कर। ठीक है नानी, वो समझकर आंखें बंद कर गए। नानी उसे मजीद समझाने लगे और वो उनकी बात समझने भी लगे। उसके बाद उसने मामूल ही बना लिया था। या तो रेहाम के पास होती, जिससे रेहाम का दिल भी लगा रहता, या खेतों में घूम फिर आती और इदरीस साहब का सर खा लेते कि यहाँ क्या उगाया है और वहाँ क्या। और कभी दोनों राशिद मामू के साथ बाजार भी घूम आते। एक रोज लुबाबा और फायजा खालू के साथ आ गए। रेहाम को तो उन दोनों के आने की खुशी थी, मगर उसे ज्यादा नहीं थे, क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई थी। वो हल्के पीले कमीज शलवार में मलबूस होकर बालों को चुटिया में बुनती, गले में दुपट्टा डालकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कोई लाउंज में था तो कोई अपने कमरे में। उसका भी ख्याल अपनी कुछ तस्वीरें बनाने का था, इसीलिए पंजाबी लड़की बनकर बाहर निकल गए। अभी 2 ही सीढ़ियां उतरी थी, उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो सामने आसाम खड़ा उसे ही देख रहा था। खूबरू सा लड़का, बाल लंबे नहीं थे और ना ही बड़ी बड़ी मूंछें थी। सफेद कमीज शलवार में मलबूस वो सामने खड़ा था। वानिया यकटक उसे देखती रही, जितना वो उसे देख सकती थी। आखिर और कितना देख सकते थे, क्योंकि वो नीचे उतर कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आपने मूंछें कटवा ली? उसके लहजे में हैरत है कि उसने वानिया की बात मानी थी। आसाम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात कैसे मान ली? मैं बताना जरूरी नहीं समझता, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानने लगा? अगर तो उसे लगता कि वानिया उसकी आंखों में छुपे जज्बात को पढ़ सकती, तो वो भी भरम ना दिखाता। देखिए, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। अब मैं खुद के गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप मुझे भड़काएं मत। उसने साथ ही अपनी उंगली भी दिखाई। अच्छा, ठीक हो गया। अब रास्ता छोड़ो और ये हुलिया बनाकर किधर जा रही हो? मैं बताना जरूरी नहीं समझते। वो भी अपनी चुटिया को पीछे करती सीढ़ियां उतर गए, और आसाम भी मुस्कुराता उसके पीछे ही सीढ़ियां उतर गया। वानिया उसे देखकर किचन में चले गए और वो वानिया को एक नजर देखकर बाहर चला गया। वो खेतों में घूमने के लिए आए हुई थे। जब भी गिरने लगती, रेहाम का कंधा पकड़ लेते और उसे भी कभी गिरा देती या दोनों ही बच जाती। तकरीबन 5 बार वो गिर चुके थे और दोनों के कपड़े बेइंतहा मिट्टी से भर चुके थे। ये कौन सी आइटम है? इसे देखकर लगता तो नहीं कि ये इंग्लैंड से आई है। पता नहीं कौन सा अजूबा है। वो तीनों डेरे पर बैठे हुए थे और उन दोनों की हरकतें भी जांच रहे थे। तभी रमीज बोला तो बिलाल और आसाम भी मुस्कुरा पड़े। तुम्हें क्या हो रहा है? सुकून से बैठे रहो। उसके कान के करीब भिनक भी पड़ गई तो कि तुमने ऐसा कहा है, तो फिर तुम तो गए। बिलाल ने उसे खामोश रहने का कहा। क्यों ना कहूं, और मेरे कहे अल्फाज उनके कान में कहेगा कौन? रमीज ने बिलाल को सवालिया नजरों से देखा तो उसने आसाम की तरफ इशारा किया। आसाम ने गुस्से से उन दोनों को देखा। क्या? मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हो? मैंने क्या किया? और वो मेरी फूफो की बेटी है, जिसे मैं ये सब बातें बताऊंगा। मैं क्या चुगलखोर दिखाई देता हूं? कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है? बड़ा हूं मैं तुम दोनों से। वैसे फूफो की बेटी तो है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें उससे बात करते भी देखा था। कोई शक नहीं कि ओ हेलो,
हर बात करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं उसका हमदर्द बनकर बुरी आदत डाल लूं। भाई 1000 बातें होती हैं, रमीज समझ रहे हो ना? कई 1000 बातों में एक बात उससे शादी करके बाहर जाने की तो नहीं। दूर फिटे मुंह तुम्हारा। अगर इंसान की अच्छी शक्ल ना हो ना तो बात तो अच्छी कर ले। और ये लालच मैं क्यों दिखाऊंगा? मेरे पास पैसे हैं, अगर अभी चाहूं तो अभी टिकट करवा कर वहां रह सकता हूं, वो भी बिना किसी काम के। और तुम मुझे कह रहे हो कि आसाम तो भड़क ही उठा। बिलाल, उन दोनों में जरा मजा आया तबीयत का था, वरना वो दोनों बस अच्छी शक्लों के ही मालिक थे। ओ भाई ठंड रख, कोई मैंने हथौड़ा सर में नहीं मार दिया जो एकदम उछल गए हो। सुकून से भी बात कर सकते हो। बिलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आसाम ने उसका हाथ झटका। तुम्हारे अल्फाज हैं सुकून से बात करने वाले, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? देखो यार, मजाक कर रहा था। अगर तो तुमने दोबारा यही किया तो मैं उस अजूबे को बुलाकर बताऊंगा, फिर देखना अपना हाल। अच्छा जी, अब तुम बदनाम करने पर तुले हुए हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि बात क्या है और बात को फैलाना किसे कहते हैं। आसाम ने मुस्कुराकर उसे धमकाया और फिर वानिया को आवाज लगाई। वो दोनों जल्दी से उनके पास हाजिर हुई। बिलाल और रमीज हैरत से देख रहे थे कि वो क्या करने वाला है। क्यों बुलाया है आपने? दिखाई नहीं देता, वहां मसरूफ थी मैं। तुम बाद में मसरूफ रहना। मेरी बात सुनो, ये जो बिलाल है ना, ये वाला, ये तुम्हारी खाला की बेटी फायजा को पसंद करता है और तुमने ये बात घर वालों को बतानी है। आसाम ने उसे कहा तो बिलाल ने उसकी गर्दन दबोची। देखो देखो वानिया, ऐसी बातें नहीं बताया करते। तुम नहीं बताओगी, ये बुरी बात है। रमीज ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो ये समझने की कोशिश करने लगी कि क्या मामला है। आसाम ने बिलाल को बामुश्किल पीछे किया। तो क्या हुआ, पसंद करता है, बुराई तो नहीं है? वानिया ने कंधे उचका। उसके लिए ये आम बात थी। रमीज और बिलाल कहका लगाकर हंस पड़े। आसाम ने उसे इशारा किया और एक तरफ ले गया। बिलाल, उन्हें कैसे पता? रेहाम ने पूछा तो बिलाल ने भी कंधे उचका दिए। वैसे दोनों ही एक जैसे हैं, जोड़ी अच्छी है। रमीज ने एक नया शोशा छोड़ा। दोनों ने रमीज को देखा और फिर उन दोनों को देखने लगे जो बहस कर रहे थे। यह आम बात नहीं है, यहां ये सब नहीं चलता, ये पाकिस्तान है। देखिए, अगर मैं बताऊंगी तो कितनी बुरी बात है। इस तरह तो बेचारा फंस जाएगा। और उसकी पसंद? वानिया का चेहरा लटक गया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, यह हमारे बीच का मामला है। तुमने बज़ाहिर उसे कहना है कि मैं बताऊंगी, लेकिन तुम अपनी नानी मतलब हमारी दादी तक ये बात पहुंचाओगी और साथ ये भी कहना कि तुम इस बात पर खुश हो। ओ भाई, क्या ही बात कर रहे हैं आप? मुझे समझाने के बजाय आप पहले कंफर्म कर लें कि कहना क्या चाहते हैं। आपने कहा बज़ाहिर कहना है, फिर कह दिया कि नानी को भी बताना है, और नानी मेरी बात को अहमियत दे ही ना दे। तुम मेरी बात मानोगी, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्यों? मैं आपकी बात क्यों मानने लगी भला? क्योंकि तुम मेरी फूफो की बेटी हो। अच्छा, फूफो की बेटियां बहनें भी होती हैं और मैं आपकी बहन हूं, और इसलिए आपकी बात मानूंगी। वानिया को समझ तो अच्छे से आ गई थी, इतनी बेवकूफ वो नहीं थे, लेकिन आसाम को जरूर पागल बना रहे थे। नहीं, तुम मेरी कोई बहन नहीं हो, और खबरदार जो कहने की कोशिश भी की दोबारा। आसाम भाई, वानिया ने उसे चिढ़ाया, और वो चिढ़ा भी और खुद के बालों को मुट्ठियों में भींच लिया। ये उसे क्या हो गया है? कहीं पागल तो नहीं हो गया? रमीज ने मुशाहिदा किया। नहीं, ये सबको कर दे, मगर खुद नहीं होता। बिलाल ने हाथ के इशारे से उसकी बात को झटका। अच्छा, तो मुझे भाई क्यों बोल रही हो? और मेरी बात मान लो, फिर जो चाहोगी वो करूंगा। आसाम ने हिम्मत हारी। सच में? जो कहूंगी वो करेंगे? हाँ हाँ हाँ। फिर मुकरना नहीं है। नहीं मुकरता, अब चलो। वो दोनों उनके पास आ गए।
पढ़ा लिया पट्टियां? पै गई ठंड कि हले होर भी कुछ रहिंदा सी? बिलाल ने बड़े ही जले भुने अंदाज में पंजाबी में कहा। हाँ जी, पढ़ा दित्तियां पट्टियां, हले ते कुछ भी नहीं रहिंदा। लेकिन तेनू क्या मसला वा? वानिया ने उसी के अंदाज में पंजाबी बोलते हुए कहा तो चारों ने उसे चौंक कर देखा। वाह, बड़ी बात है, बड़ी चालाक हो, रमीज ने उसे दाद दी। तुम लोगों जैसे काजन्स हो तो फिर चालाक होना पड़ता है, बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं, सब नजर आता। उसने खास तौर पर आसाम को तंबीह की थी। चलो वानिया चलते हैं, फूफो इंतजार कर रही होंगी। रेहाम ने उसे अपने साथ लिया और दोनों घर की तरफ चली गई। पैदल चलकर 5 मिनट के फासले पर ही घर था और घर के टेरेस पर खड़े होकर भी खेत नजर आते थे। तुम सच कह रही हो वानिया? नानी ने ठोड़ी पर उंगली सजाते हुए पूछा। वो नानी के कमरे में ही आ गई थी और दरवाजा लॉक करके उन्हें बताने लगे। हाँ जी नानी, मैं ठीक कह रही हूँ। यकीन नहीं तो किसी से भी पूछ ले। आसाम, बिलाल और रमीज, उन तीनों को इल्म है और शायद रेहाम को भी। ना, उनके नाम तू ऐसे ले रही है जैसे छोटे भाई हो, बड़े हैं तुझसे और वो भी कई साल। हाँ तो मैं कौन सा खुद कह रही हूँ? आसाम कहते उन्हें भी भाई ना बोलो, और दूसरे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें भाई बोलना चाहिए। और वैसे भी वो सामने तो नहीं है जो भाई कहूँ, बाद में आपका मान रखने को कह दूंगी। जुबान तू तो किराए पर वैसे ही लाई है। अब ये बता, आसाम ने तुझे और भी कुछ कहा था? नानी तजस्सुस से पूछने लगे। नानी, कोई प्राइवेसी भी होती है, और आपको क्यों बताऊं? बड़ी आई प्राइवेसी वाली, आराम से बता दे। नानी ने उसके बाजू पर थपके लगाए। नानी, वो मुझे भला क्यों कुछ कहेगा, कह कर तो दिखाए। बड़ा अच्छा लड़का है, तमीज वाला भी है, कुछ भी नहीं कहता। अगर आप कहें तो उसके रिश्ते की बात चलाऊं? कहाँ रिश्ते की बात? मेरे घर रिश्ते की बात। नानी ने उसे घूरा। मजाक कर रही थी? नहीं ले जा रही आपके पोते को? नहीं, कुछ शर्म कर, अपने मुंह से ही ऐसी बातें कर रही है। हमारे जमाने में तो हमने कभी ऐसी बात सोची भी ना थी, और तुम कैसे मुंह फाड़ कर कह रही हो? नानी, अब क्या गिला कर रही हैं? तब भी कह देती, और मैंने मजाकन कहा है। सारे जहां में मत बता दीजिएगा, मैं तो यहां कभी ना रहूं। वानिया ने बालों को झटका और पीछे होकर बैठ गए। नानी तुम्हारी ही हूं, नानी ने उसे जताया, और मैं भी आप ही की नवासी हूं। सबको बताऊंगी कि आपने अपने पास 1.5 लाख रुपए नकदी रकम की सूरत में संभाल रखा है। हाँ, अब तो मेरी जासूसी भी करेगी? नहीं, ये कुछ उसूल हैं। आप मेरा भांडा फोड़ेंगी तो मैं भी आपका फोड़ूंगी। इंसान को मुश्किलात से बचने के लिए दूसरों के भी किस्से मालूम रखने पड़ते हैं। कुछ शर्म कर जा, ना जाने किस पर चली गई है। मेरी बेटी और दामाद तो ऐसे ना थे, और पक्का तो अपनी दादी पर ही गई होगी। और वो पैसे मैंने इसलिए संभाल कर रखे हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल हो। लेकिन जिस तरह इस घर के अफराद पैसा ज़ाय करते हैं और जिस तरह बिजली के बिल आते हैं, नानी मेरी दादी को तो बख्श दें। और समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं। अब बस इतना करें कि बिलाल का रिश्ता मांग लें, वरना मुमानी अपने मायके से ले आएंगी। और सुना है जिस लड़की का वो जिक्र कर रही थी, वो लड़की काफी लड़ाका भी है। तो आप क्या चाहती हैं कि उसके आने पर आपका 1.5 लाख भी चला जाए? नहीं ना, तो फिर हिम्मत करें ताकि मैं भी सुकून से अपने घर जाऊं। अच्छा ठीक है, लेकिन तू वाकई चली जाएगी? तू यहीं रुक जा, कितना दिल लगा कर रखती है ना हमारा। रहने दे नानी, अभी आपकी बेटी यहाँ आ गई तो फिर आप मुझे ऐसे नजरअंदाज करेंगी जैसे मैं हूं ही नहीं। वो मुंह बसोर कर नजरें फेर गए। ऐसी बात नहीं है, मुझे तेरी भी परवाह है। फिर दिखाई क्यों नहीं देती? इसलिए क्योंकि तू चले जाएगी तो फिर रोंगी बैठकर। अब तो सामने है तो रोने से खुद को रोकती हूँ, लेकिन अब मैं मजीद खुद को नहीं रोक सकती, इसीलिए कह रही हूं इधर ही ठहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी वहां दोस्त है, मेरा वहां सब कुछ है,
यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं, मैं वहीं जाऊंगी, वो हतमी लहजे में कहकर बाहर निकल गई और नानी उदास से दरवाजे को ही तकती रह गई। नानी ने अगले दिन शाम को बिलाल को अपने पास बुला लिया ताकि वो पूछताछ के बाद बात को आगे बढ़ा सके। क्या वाकई तुम फायजा को पसंद करते हो? हाँ। ढंग से जवाब दो। जैसे जुबान लड़खड़ा रही है तो ऐसे में तुम्हारे हाथ में अपनी नवासी का रिश्ता देकर उसकी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती। हाँ, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगी, बिलाल ने मासूमियत से कहा। गुस्सा करना होता तो फिर कल करती, जब मेरे पास खबर पहुंची थी, तभी तुम्हारे सर पर हाजिर होती, आराम से ना पूछती। लेकिन मुझे क्या पता कब आपके पास खबर पहुंचे। बिलाल, रहने दे। मासूम बनने के लिए तेरी करतूतों से सारा जहान वाकिफ है। ये साथ वाली पीनों से बचपन में तेरा ही टांका फिट था। अल्लाह तौबा, दादी माफ कर दे। इस किस्से को और 1000 बार दलील दे चुका हूं कि वो मैं नहीं था, वो शामी था। हाँ, तो तूने वो खत क्यों दिया? और 1000 बार जब मना भी किया था कि उस शामी मामी का पीछा छोड़ दे, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी? अच्छा हुआ तेरे साथ भी। दादी, अब मुंह क्यों बना रहा है? करती हूं बात तेरी फूफो से। शुक्रिया। ये फीका सा लफ्ज अदा करने से कुछ नहीं होगा। जा अपनी माँ से कह दे मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भेज दे। बिलाल दिल ही दिल में खुश होता बाहर चला गया और नानी भी खुलकर मुस्कुरा दी। बिलाल और रमीज खेतों में अभी काम कर रहे थे जब वानिया आसाम के साथ उनके पास हाजिर हुई और दूर से ही बिलाल को आवाज लगाए। बिलाल, तुम्हारी फायजा आई है। वानिया ने हाँक लगाए। आसाम मुस्कुराता उसे देखकर उनकी तरफ चला गया। अल्लाह, ये मुझे सही बदनाम करके छोड़ेगी। बिलाल बालों में हाथ फेरता उसकी तरफ बढ़ा। रमीज हंस पड़ा। तुम इतना ऊंची क्यों बोल रही हो? वहां आदमी भी हैं। तो मुझे शौक नहीं है। तुम इतने ही फासले पर खड़े हो। हाँ हाँ, पता है। अब बताओ क्या चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? चलो मेरे साथ और जाकर फायजा से मुलाकात कर लो। आज तो कह दिया, आइंदा नहीं कहना। मेरा भांडा फोड़ना चाहती हो क्या? व्हाट भांडा? तुम मेरी बात सुनो। शादी के बाद भी बात करोगे ही तो अभी बात कर लो एक बार। अब वो उसे क्या बताता, वो तो फोन पर भी उसे बात करता, और अगर वो उसे बता देता तो क्या पता वो जो रिश्ता होने वाला था वो भी ना होता। लेकिन रिश्ता भी तो उसी की बदौलत हो रहा था। चलो तुम्हें छोड़ आऊं। बिलाल ने हाथ से इशारा करते उसे आगे चलने को कहा। मुझे नहीं छोड़ना। मैं तो आसाम को कहती वो फौरन छोड़ आता, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए आई थी कि तुम फायजा को देख लो। बिलाल उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया। तुम आसाम को पसंद करती हो? क्यों भाई? मेरी किस्मत में पाकिस्तान लिखा हुआ है जो मैं आसाम को पसंद करने लगी। मतलब अगर तुम्हारी किस्मत में पाकिस्तान लिखा जाए तो तुम आसाम को ही पसंद करोगे? वानिया उसकी बात पर नजरें घुमा गई लेकिन बोली नहीं। जल्दी चल लो, क्या कल पहुंचने का इरादा है? बिलाल, तुम्हें बड़ी जल्दी है फायजा, कौन सा भाग रही है? तुम फायजा को छोड़ो, ये बताओ अभी तुम्हें यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं और अभी से तुम्हें आसाम पसंद आ गया? ज्यादा मत बोलो। मैंने तुम्हें कहा कि वो मुझे पसंद आ गया, बस एक चीज पसंद आई है, और वो ये कि मैंने उसकी मूंछों के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया। वो हैंडसम बन गया। आय हाय, हैंडसम बन गया। हैंडसम तो रमीज भी है। रमीज का मैं अचार डालूं? मैंने सिर्फ आसाम का जिक्र किया। आप तो अभी से महबूब के अलावा किसी का जिक्र सुनना पसंद नहीं करती। बिलाल, आहिस्ता चलो ना, मैं थक गई हूं। वो थक हार कर जमीन पर ही आलती पालती मारकर बैठ गई और मिट्टी उसके कपड़ों पर लग गई। शायद उसे मिट्टी से उलझन नहीं होती थी। कुछ ख्याल करो, कैसे बैठ गई हो? मिट्टी देखिए। अब इस हालत में तुम्हारे लिए कोई गाड़ी नहीं लाएगा। हाँ, लेकिन कोई आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी ला रहा है। वो घर और फसलों के आधे रास्ते में बैठे हुए थे और तभी उसे दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। जरूरी तो नहीं कि कोई तुम्हें ही लेने आया हो। गाड़ी स्पीड से उनके पास आकर रुकी
और उन दोनों ने देखा था जब आसाम बालों में हाथ फेरता बाहर निकला और मुस्कुराकर वानिया की तरफ बढ़ा। हाँ, आप आ गए? आप कैसे आ गए? बिलाल देखो, ये आया। वानिया ने खुशी से चहकते कहा और खड़ी हो गई। हाँ, देखा है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारे एहसास के लिए ही गाड़ी रोकी है। वानिया, चलो गाड़ी में बैठो। आसाम ने बिलाल को नहीं कहा था, लेकिन मिट्टी लगी हुई है, ऐसे ही बैठ जाओ। वानिया कपड़े भी झाड़ रही थी। हाँ, बैठो। आसाम ने उसके लिए दरवाजा खोला। औरत को और क्या चाहिए? बस ऐसा ही जो बगैर कहे उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। वानिया ने बिलाल से आहिस्ता आवाज में कहा ताकि आसाम को ना सुनाई दे, मगर आसाम को सुनाई दे गया था और वो सुनकर मुस्कुराया। वानिया गाड़ी में बैठी और आसाम भी बैठ गया। बिलाल दिल महसूस कर रह गया। उस लड़की की वजह से आसाम ने उसे नहीं बिठाया था। चलो बैठो तुम भी, क्या यतीमों सी शक्ल बनाए रहोगे? आसाम ने लठमार अंदाज में कहा और बिलाल मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गया। लेकिन एक दुख अभी भी उसे था, और वो ये कि आसाम ने उसे अपने साथ नहीं बिठाया था। लेकिन अब तो उसे यही सब देखना था। रेहाम ने उन तीनों को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में दाखिल हुए। लुबाबा और फायजा दोनों सोफे पर बैठी हुई थी और वानिया बेड पे आराम से लेटी हुई थी। देखो, तुम तीनों ही मुझे अजीज हो। मैं अगर तुम दोनों से बात करती हूँ तो ये नाराज होती है, और अगर तुमसे बात करती हूँ तो ये दोनों नाराज होती हैं। देखो, अब हमें मिलना भी होगा और हम इकट्ठे भी कई बार होंगे, इसीलिए तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो ताकि मेरी जान को सुकून हो। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, ये बहुत अकड़ वाली है और हमारी भी कोई इज्जत है। लुबाबा झट बोले। वानिया ने हैरत से उसे देखा। ना जाने सब उसे अकड़ वाली क्यों कहते थे। ऐसी बात नहीं है वानिया, ऐसी नहीं है। रेहाम ने उसे दलील दे। भाई, इंग्लैंड से आए हैं। इंग्लैंड से आए हूं तो क्या हुआ? इंग्लैंड वालों ने सरबराही तो नहीं दे दी, और वैसे भी तुम लोग यहाँ गरीब हो जो तुम लोगों को ये सोच भी आए। भाई, अगर कोई बाहर गया तो क्या हुआ, वो अपना वतन छोड़कर जाता है, ये भी तो देखो ना। और मैं रोती हूँ उस वक्त को जब मैं जोश में सर हिला हिलाकर यहाँ से गई और वहां से आई। वानिया ने ठीक ठाक सुना दी तो दोनों ही सीधी हुई। अच्छा, अब जब मालूम हो ही गया है तो फिर कोई और बात कर लेते हैं। लुबाबा ने लड़ाई को खत्म किया। हाँ, फायजा और रेहाम ने भी रजामंदी दी। भाई, बात तो मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। आज नानी फायजा के रिश्ते के लिए खाला से बात करने वाली हैं। वानिया ने कहा तो दोनों ने मुंह खोले और फायजा शर्मा कर चेहरा ही नीचे कर गई। फायजा, वाकई? और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम वाकई राजी हो? लुबाबा ने पूछा। शायद वो उसके किस्से से ला इल्म रह गए थे, लेकिन वानिया को ये बात मालूम हो गई थी कि पाकिस्तान में हर बात ही नहीं कह देने वाली होती। बातों को छुपाना पड़ता है ताकि दूसरे इंसान का भरम रह जाए। यहाँ अगर कोई मोहब्बत करता है तो बदनाम भी होता है। अकेले पसंद कर लेने पर ही बात खत्म नहीं होती। वानिया उसके बाद खामोश हो गई। वो कुछ भी ना बोली, बस उनकी बातों पर मुस्कुराती रही। नानी ने बिलाल का फायजा से रिश्ता कर दिया था और खाला खालू को भी एतराज नहीं था, और फायजा को भी क्या होता। बिलाल, तुम तो खुश होगे ना? वानिया, बिलाल और रेहाम टेरेस पर खड़े बातों में मशगूल थे। जब वानिया ने पूछा तो वो मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर हकीकी खुशी थी। हाँ, और ये तुम दोनों की वजह से हुआ। तुम्हारी और आसाम की मेहरबानी है। रहने दो, हम किसी पर एहसान नहीं करते। आम लहजे में कहती वो नीचे देखने लगे, जहां आसाम लॉन में इधर से उधर टहल रहा था और साथ ही फोन भी कान को लगाया हुआ था। उसने मेरी बात का मान रखा। उसने मूछें कटवा दी। क्या वाकई अच्छा है? होगा शायद अच्छा। अगर ये मुझे पसंद करता है, क्या सारी उम्र ही मुझे पसंद करता रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अब कौन मेरी शक्ल रोजाना देखकर मुझे कहे कि हाँ, तुम मुझे पहले दिन की तरह ही अजीज हो? नहीं कहता। शायद ही कोई कहता हो। वो उदास हुई। उसे नहीं पता था कि बिलाल अपनी बात खत्म करके कब गया और रेहाम भी चले गए। बस वो अपनी सोचों में गुम थे। वो सोचते रहे।
मेरा ख्याल है महबूब मिलना नहीं चाहिए, मिल जाए तो फिर कदर नहीं रहते। लेकिन अगर ऐसा जायज़ होता तो बस दूर से ही एक दूसरे को देखते, 2 पल के लिए बात करते और अपनी ज़िंदगी में सुकून करते। लेकिन ऐसा नहीं होता और महबूब का चेहरा भी नज़र आना चाहिए, मगर ये सब भी पहले की बात है। बाद में कौन कहता है, हाँ आज तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुम पर लिपस्टिक का ये शेड अच्छा लगता है, ये लगा लो। मेरा ख्याल है शादी हो और फौरन बुढ़ापा आ जाए और फिर बस एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे का साथ दें। ये दरमियान वाला झमेला ज़रा मुश्किल लगता है, जब एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे पर तवज्जो नहीं दी जाते। लेकिन इंसान भी कितना नाशुक्र है। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए ज़िंदगी दी है, एक इंसान के पीछे जीने के लिए नहीं। इसीलिए मैं मोहब्बतों के चक्रों में नहीं पड़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। वो मुस्कुराकर सीधी हुई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उसके जाते ही आसाम ने ऊपर देखा। उसे मालूम था कि वो खड़े थे। वानिया, हिम्मत से भागो, मैं देख रहा हूं तुम अब ठीक से नहीं भागते। वो इदरीस साहब के साथ जॉगिंग कर रहे थे। बाबा, वही तो मैं कह रही हूँ कि जब से मैं यहाँ आई हूँ सांस बहुत चढ़ता है। क्यों? वो भी ठहर गए। पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दिमाग एक जगह पर नहीं रहता, कई उलझनों में फंसा हुआ। दिमाग कैसे ध्यान दे सकता है? क्यों? क्या हुआ है? कहाँ दिमाग चला गया तुम्हारा? बाबा आए बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। वानी और इदरीस साहब कुर्सियों पर विराजमान हो गए। बाबा, यहाँ के लोग बेचारे खुलकर किसी चीज़ का इजहार नहीं कर सकते, मतलब ना खुलकर जी सकते हैं। ज़रा सी कोई बात अपनी राय दे दे तो फौरन ही उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। यहाँ अदालतों में ही नहीं बल्कि घर घर में यही हाल होता है। उसके लहजे में उकताहट थे। बेटा, तुम क्यों सर पर सवार कर रही हो? आम बातें हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं होता? अगर हमें कोई कोई नहीं पसंद तो हमें इजहार कर देना चाहिए। अगर कोई पसंद है तो हमें उसे बता देना चाहिए। अगर यहाँ ऐसा करते रहो तो फिर मोहब्बत की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। जो हमारे लिए बुरा है, क्या क्या पता वो किसी और के लिए अच्छा हो। और देखो तो, कोई सुनता है कि उसे उसी के मुंह पर ही हम अकड़ कर कहें कि तुम बुरे हो। क्या तुम अपने लिए सुन सकती हो? नहीं ना। ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर वक्ती तौर पर हम सोच लें कि ये बुरा है, लेकिन उसी इंसान में बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं और अगले ही पल वो इंसान आपके साथ अच्छाई भी कर देता है, तो फिर कैसे हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं? अगर किसी में बुराइयां हैं तो हम में भी तो हो ही सकती हैं, आखिर हम भी इंसान हैं। बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग असल में मोहब्बतें निभाना जानते हैं। तो और क्या? और तुम ऐसी बातें मत सोचा करो, तुम्हारे तो 10 दिन रहते हैं, तुम तो चली जाओगे। हाँ याद आया, मैं फजूल में ही इन बातों को सोच रही थी। उसने अपना माथा पीटा। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, नाश्ते का भी वक्त हो रहा है। इदरीस साहब ने उसे साथ लिया और अंदर बढ़ गए ताकि वो मजीद सोचों में गुम ना हो जाए।